हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टोरी को आगे से कंटिन्यू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महम और मेहर का वाकया। नहीं, मैंने चीख कर कहा, ये नहीं जान कि क्या हुआ था। सब लड़कियां मुझे देखती हैं और फिर मेहर की तरफ, जो घुटनों के बाल गिर गई और तेजी से कांपने लगी। मैंने अपने पसीने से भीगे बाजू के पीछे से अपने चेहरे पे लगी चीख और आंसुओं का मिक्सचर साफ किया। हमारे आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। मेहर का गैंग ज्यादातर अलग हो गया और मैं वहीं खड़ी रही, मेहर के सामने, उसका मुंह वाइट जाग से भरते हुए और उसकी आंखें शटर स्पीड से झपकती हुई देख रही थी। मुझे याद नहीं कि इस दिन ब्रेक ड्यूटी पे कौन था, लेकिन हमारे गेम्स इंस्ट्रक्टर के साथ टीचर्स दौड़ते हुए स्पॉट पे आए। इस वक्त मेहर के बाजू पीछे मुड़ चुके थे। मैं जानती थी कि वो दर्द में है और जो कि गलत जगह होने की वजह से वो एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। बस कर महम, मैंने अपने आप से धीरे से कहा। नमकीन आंसू मेरे मुंह में घुस रहे थे। मैं नहीं चाहती कि तू मेहर को चोट पहुंचाए, प्लीज रुक जा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। टीचर्स ने एम्बुलेंस बुलाने के बाद पूछा कि क्या हुआ। भीड़ चुप थी, लेकिन मेहर की एक चामची ने मुझे इशारा किया और कहा, इस चदेल ने किया। जब मैं घर वापस आई, अबू वहां नहीं थे। मेरी टांगें कमजोर पैट गई और मैंने उल्टी कर दी। मेहर की हालात मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। मैं उम्मीद करती थी कि वो ठीक है, मैं यकीन करना चाहती थी कि वो ठीक है। मेरी 30 साल की दिमाग ये नहीं समझ पा रही थी कि किसी ने महम पे इल्जाम क्यों नहीं लगाया और उसने मेहर पे इतना बुरा हमला करके मेरी हिफाजत क्यों की। लेकिन मैंने अपने ख्यालों को सोने दिया और गहरी नींद में चली गई। मैं अबू की बाहों में जागी। डिनर के बाद हम उनके स्टडी में एक साथ बैठे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं उनकी गॉड के लिए बड़ी हो चुकी हूँ और मैं शायद ही कभी उनके स्टडी में आई थी। वहाँ कागज ही कागज थे, पील लाल टुकड़े टुकड़े। मुझे पता है आज स्कूल में क्या हुआ, उन्होंने कहा। ये मेरी गलती नहीं थी, मैंने डर के जवाब दिया कि कहीं मुझे डांट ना पड़े। प्लीज मुझे डांटो मत, महम ने किया, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लेम किया। अबू ने मेरे ग्रीजी बालों को मेरी माथे से हटा दिया। क्या तू जानती है कि उन्होंने महम पे इल्जाम क्यों नहीं लगाया? मैंने सर हिला के ना कहा, क्योंकि वो महम को देख नहीं सकते। जान, मुझे पता चला कि इस पूरी वक्त मैंने एक तरह के जिन से दोस्ती की थी। मेरी इस काबिलियत की वजह से जो फितरत नेदी से ज़्यादा देख सकती है, मैंने स्कूल के पद के नीचे एक सिला से दोस्ती कर ली थी। इस दिन मैंने दो चीज़ें सीखी। एक, मुझे जिनों और इंसानों के बीच फ़र्क करने की काबिलियत डेवलप करनी है, क्योंकि जब कोई डेमोनिक चीज़ करीब होती है तभी मुझे बीमारी महसूस होती है, और सिला डेमोनिक नहीं होती। दो, मेरी खाली और उदासी के एहसास ने एक पोर्टल खोल दिया था जिससे एक जिन मुझसे इंसानी शक्ल में बात कर सका, जो सिर्फ मेरी आंखें देख सकती थी। इस दिन सिस्टर ने अबू को बताया कि मैं न सिर्फ अपने आप से बात करती थी, बल्कि मेरे पास एक इमेजिनरी दोस्त महम थी, जिससे मैं टीचर्स से बात करती जब वो क्लास में लेट होती थी। अबू ने जो पेंडेंट दिया था, वो मुझे उन चीज़ों को देखने से बचाने के लिए था जो देखने के लिए मैं तैयार नहीं थी, और इसलिए मैंने इस दिन महम को सिर्फ ट्री के नीचे देखा था। हालांकि मैं 20 साल की थी जब मेरा पहला सुपरनैचुरल तजुर्बा फरूकी कपल के साथ हुआ। अबू ने मुझे याद दिलाया कि ये असल में मेरा दूसरा तजुर्बा था, क्योंकि उन्होंने मुझे महम के बारे में भुला दिया था। मेहर स्कूल वापस आई, सर पे स्कार्फ के साथ जो वो कार से उठाने से पहले उतार लेती थी, और उसने मुझे फिर कभी तंग नहीं किया। मैं कभी कभी महम को देखती थी, लेकिन सिर्फ सायों में या स्कूल में एक भटकती बिल्ली के रूप में। मैं अब भी वो नेकलेस पहनती हूँ, हालांकि मैंने यूज बहुत बेहतर बना दिया है और बाबी बटन को एमरल्ड स्टोन से बदल दिया है। मैं नहीं किया। मेरी धोपट्यू आई और मेरी गॉड में बैठी, देखने के लिए कि कहीं मैंने तुझे बड़ा तो नहीं समझा। मैंने तुझे और ज़्यादा प्यार किया जब तू आई और अपना पेंडेंट उतारा। काश तू नहीं उठाती, क्योंकि जान, जब तू मेरे स्टडी में थी, कागज़ों के नीचे हमारे सामने वो बैठी थी, वो दोस्त जो ट्यून बनाई थी, वो जानती थी मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसने अपने नौकीले कानों और चलाक मुस्कुराहट के साथ सुना जब मैंने तुझे उसकी गैर इंसानी फितरत बताई, लेकिन वो एक सिला थी, बेनुकसान जब तक कि किसी से अटैच्ड ना हो, तो मैंने उससे दूर किया। तेरी महम, तेरी दोस्त, क्योंकि मैं तुझे सिखाऊंगा कि मेरी गॉड और उसकी गॉड में फ़र्क कैसे करें, ताकि जब तू स्टडी में आए
तेरी आंखें तुझे भटकाए नहीं। अदनान मलिक, लोग अजीब होते हैं बेटी। मैंने अक्सर देखा है कि जब लाहौर में जोर से बारिश शुरू होती है तू दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अपने बिस्तर में डुबक जाती है। मैं जानता हूँ कि बारिश हमारे लिए अलग है, क्योंकि ये मिट्टी के नीचे छुपी मखलूक को बाहर लाती है। मुझे याद है जब तू छोटी थी और तुझे छुट्टियाँ इतना बुरा नहीं लगता था। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तू अब भी मेरी छोटी लड़की है। खैर, जब तू अपनी अम्मी को अपने बाल छोटी बनाने देती थी और एक बार जब खूब बारिश हुई तू उछालते हुए अंदर आई और कहा कि तूने एक बड़ा केंचुआ आदमी देखा जो तेरी छोटी खींच रहा था। तेरी अम्मी ने तुझे झूठ बोलने के लिए डांटा और तुझे सोने भेज दिया, लेकिन मैंने तेरी फ्रिजी बालों के रबर बंद पे लगा मिट्टी और स्लाइम का मिक्सचर देखा था। अगले दिन हमने डोरादी एक्सप्लोरा का शैम्पू खरीदा और तुझे लगा कि केंचुआ आदमी तेरी कल्पना थी। बहती, मेरे पास बैठ। बारिश को गांडागी धो देने दी और उन भटकती मखलूक को कोई और घर ढूंढने दी। वो फजर तक चली जाएंगे। तुझे डानी की जरूरत नहीं। मैं तुझे कहानियां सुनाऊंगा कि कैसे इंसान इन जिनों और पैरानॉर्मल मखलूक से भी बुरा हो सकते हैं जिनसे तू छुपती है। आयशा, क्या तुझे याद है वो वक्त जब मैंने शाहजी को इफ्तार से 5 घंटे पहले जलेबी लाने के लिए डांटा था? उन्होंने नौकरानी से उन्हें गरम करवाया, लेकिन तू गरम की हुई जलेबी को ताज़ा जलेबी से अलग कर सकती है ना? वो कभी एक जैसी नहीं होती। कुछ ऐसे ही, जब कोई इंसान अपनी आंखों की चमक खो देता है, मैं उसके सर के ऊपर काला साया घूमता देखता हूँ। 1 साल पहले की बात है, मेरी रूट कनाल के लिए डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी। उफ, एक तो मुझे डेंटिस्ट से नफरत है और डांट के मैसू से भी। बंदा चैन से खा भी नहीं सकता। खैर, मेरा डेंटिस्ट ने मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैं जमील के डेंटिस्ट के पास गया उसके साथ। जब उसने मेरी गम्स को नम किए बिना ट्रीटमेंट शुरू किया, मैंने छुट्टी ले ली। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बेटा। मैं जिनों से निपट सकता हूँ, लेकिन एक सुई का मेरी खाल में घुसना मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने फैसला किया कि बिना अपॉइंटमेंट मेरे डेंटिस्ट के पास जाएंगे। मुझे इंतज़ार करने में कोई मसला नहीं था। जब मैं और जमील वेटिंग रूम में था, मैंने डॉक्टर खावर को पेशेंट से माफ़ी मांगते और ऑफिस से निकलते देखा। उसने मुझे वेटिंग रूम में नहीं देखा, लेकिन जब उसके पियून ने बताया कि उसने पर्सनल वजह से सब पेशेंट्स को डिसमिस कर दिया, जमील और मैं उसके पीछे गए। डॉक्टर खावर इकबाल, जैसे कि तू जानती है, हमारा फैमिली डॉक्टर बहुत आसी से है। ये मॉनसून का एक दिन था, आसमान भारी था लेकिन अभी रोना शुरू नहीं किया था और डॉक्टर खावर अपने ऑफिस के पीछे के दरवाजे पे खड़ा था, सूजी हुई आंखों और सिगरेट हाथ में लिए। मुझे देख के उसने मुस्कुराने की कोशिश की और अपनी जिंदगी के 11 मिनट और कम करने लगा। खैर, हमने लोगों को अपनी गाड़ियों की तरफ जाते देखा और फिर हम तीनों अंदर चले गए। डॉक्टर खावर ने पियून्स को माफ किया और हम उसके खाली ऑफिस में बैठे, एक दूसरे को देखते हुए। मैं जमील हूँ, जमील ने अचानक बोला। अदनान का दोस्त। एक तो तेरा जमील अंकल कभी बात शुरू करना नहीं जानता। डॉक्टर खावर ने सर हिलाया। सॉरी अदनान, उसने कहा। मैं सुबह सबसे पहले तुझे देखूंगा। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने ये तो समझ लिया, मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं फिक्रमंद था इसलिए रुका। डॉक्टर खावर ने हमें यकीन दिलाया कि कुछ नहीं है और मैंने उससे घर छोड़ने की ऑफर की क्योंकि वो थका हुआ दिख रहा था। उसने इनकार किया और बिना ज़्यादा झंझाट के हम अपनी कार की तरफ गए। ये तो अल्लाह की करनी थी कि मैं अपना स्पेक्टिकल केस कमरे में भूल गया, तो मैंने जमील को कार में बैठने को कहा क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी और मैं वापस अंदर गया। बेटा, जब मैं अपना लेदर केस उठाने के लिए झुका, डॉक्टर खावर के पाउंड के पास मैंने एक नंगा छोटा लड़का देखा। उसकी खाल नीली थी और उसकी पूरी आंखें बहुत बड़ी और सारी थी, जैसे उसकी आंखें नहीं बल्कि उसकी सॉकेट्स में बस सारा रंग था, और वो डॉक्टर के पाउंड के बीच बैठा था। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मुझे कोई प्रेजेंस महसूस नहीं हुई थी और क्योंकि वो लड़का मुझे देखने पे रिएक्ट नहीं कर रहा था। आमतौर पे जिन महसूस कर सकते हैं कि कौन सी आंखें उन्हें देख सकती हैं। मैं चुपके से रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ गया। डॉक्टर खावर ने ऊपर देखा और पूछा कि सब ठीक है। हाँ बस, मैंने जवाब दिया। बारिश हो रही है तो जमील कॉल करने गया। मैं बाहर जाऊंगा जब वो यहाँ होगा।
चेयर पे थोड़ा नीचे सरकता हुआ मैंने देखा कि वो छोटा नीला लड़का थोड़ा बड़ा हो गया था। हैरान होकर मैंने दोबारा आंखें झपकी और वो अभी भी वहां था। खावर, मैंने कहा और उसने अपने फोन से नजर उठाए। अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या गलत है? हाँ कुछ नहीं यार, उसने जवाब दिया, आंखें फोन की स्क्रीन पे जामी हुई। वही बीवी के रोज रोज के नखरे और अली का एडमिशन कहीं नहीं हो रहा। अब बेटा, जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वो तुझे डरा सकता है, लेकिन सच कहूँ मैं भी इस वक्त बहुत चौंक गया था। वो छोटा लड़का खड़ा हुआ और खावर के गर्दन पे जूंट की तरह चिपक गया। मेरी आंखें हैरत से खुल गई। खावर मुझसे अपने बेटे के एडमिशन के बारे में बात करता रहा और कैजुअली अपनी गर्दन के राइट साइड को खुजाया। फिर वो उठा मुझे एक कॉलेज प्रोस्पेक्टस दिखाने के लिए और वो छोटा नीला लड़का हवा में था, खावर से चिपका हुआ एक कीड़ी की तरह। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था और न ही इसके बारे में कभी पता था। खावर बात करता रहा और मैं सर हिलाता रहा। कभी कभी वो अपनी गर्दन रगड़ता। तेरी गर्दन को क्या हुआ है? मेरा मतलब तू बार बार रगड़ रहा है, शायद तू थका हुआ है। मैंने पढ़ा है कि ये थकावट की निशानी है। ओ हाँ यार, उसने बात काट दी। अदनान, 1 महीने से मुझे किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी नहीं है। यकीन मानो, मैंने अपना चेकअप करवाया और मैं फिजिकली पूरी तरह ठीक हूँ। लेकिन किसी तरह मेरे हाथ वैसा काम नहीं करते। आज मैंने एक औरत के गम्स ऑलमोस्ट काट दिए, रोशनी मुझे चक्कर देती है और मैं अपने पेशेंट्स को भूलने लगा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने मैराथन रेस भागी हो। बच्चा अब उतर चका था और वापस वुडन फ्लो पे बैठ गया। मैंने खावर से इस्म लिया कि जमील ने कॉल किया है। बाहर जाके मैंने तुझे सब कुछ बताया। एक तो काश वो भी हमारी तरह चीजें देख सकता। मुझे इस छोटे लड़के को डिस्क्राइब करने में बहुत वक्त लगा और तुझे जमील अंकल ने बस यही पूछा कि वो नीला क्यों था। अब मुझे क्या पता कि वो नीला क्यों था। खैर, जमील ने सजेस्ट किया कि हम क्लिनिक में कुछ अनयूजुअल ढूंढें। हमने खावर के ऑफिस को कैसे सर्च करना है ये नहीं सोचा था, लेकिन हम बाहर से कोई क्लू ढूंढना चाहते थे बिना उससे कुछ बताए। मैं अंदर गया और खावर से बात करने लगा जबकि जमील ने क्लिनिक के चक्कर लगाने शुरू किए, कीचड़ के गधों में, और फिर अंदर वेटिंग रूम में गया। खावर, मैंने पूछा, घर कब जाना है? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए अदनान साहब, उसने टांस किया। मजाक, बुरा मत मानना। एक्चुअली वो जारी रहा, घर जाऊंगा तो शीना लड़ लड़ के सर खा जाएगी। ऐसा लगता है जैसे घर में बरकत ही नहीं रही। और फिर वो ही बकवास। तो मैंने सोचा थोड़ी देर ऑफिस में ही बैठता हूँ। मैं कभी कभी इस बच्चे की तरफ देखता जो बस वही बैठा था, बेटा, दीवार को घूरता हुआ। दिल ही दिल में मैं दरुद पढ़ रहा था, लेकिन एक बार भी इस शाइन ने मुझे मूड के नहीं देखा। इतने में ही जमील अंकल ने कॉल किया। बस अल्लाह ने जब मदद निकलवानी होती है, निकलवा देते हैं। जमील ने एक अजीब सी निटेड डॉल ढूंढी थी जिसकी आंखें बटन्स थी, छोटी सेफ्टी पिन्स और नीडल्स से चढ़ी हुई, कहीं वॉशरूम की स्टैंडिंग टाइल के पीछे। जमील और मैं काम में बैठे कुरान पाक की तिलावत की, जिसके बाद हमने हर आयत के साथ डॉल से पिन्स निकालनी शुरू की। डॉल के पीछे लगा एक झुंड बालों को, जो हमने खावर के समझा। निकालने के बाद हमने डॉल को जमील के लाइटर से थोड़ा थोड़ा जलाना शुरू किया। आग अपने आप बुझ जाती थी जब तक हम दुआ ना पढ़ते। बाहर बारिश हो रही थी और कोई तरह हम आग नहीं जला सकते थे, तो जब अमल पूरा हुआ, हमने जमील की कार के पीछे से एक शू बॉक्स खाली किया और जली हुई डॉल को उसमें रखा। मैं कार से उठाने वाला था जब काहिला। ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो। सिर्फ गिली कार की खिड़कियों के पीछे मैंने इस नीले बच्चे को दरवाजा खटखटाते देखा। जमील ने अपनी आंखें बंद की और चिल्लाना शुरू किया, अदनान साहब, ये जलजला ही है ना? अदनान साहब कुछ करें, कुछ करें। अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने अपनी खिड़की नीचे की और सर झुका के देखा और इस बच्चे को देखा जो मुझे एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देखता हुआ कार हिला रहा था। थोड़ी देर बाद हिलना बंद हो गया और मैंने इस लड़के को चलते हुए देखा। बेटा, यकीन कर, खुद उठ कर चला गया। जमील ने तो बहुत देर आंखें बंद ही रखी और हम घर गए जब खावर ने क्लिनिक लॉक किया और अपने घर चला गया।
बेटा, ये बात तहकीक के बाद पता चली कि खावर का एक रेगुलर कस्टमर, जिसकी बेटी के ब्रेसेस लगाए थे, उसकी बेटी की फीस नहीं दे रहा था। खावर ने उससे धमकी दी और उसकी बेटी का इलाज बंद कर दिया, जिसके बाद उस औरत ने एक आदमी से खावर को रूहानी नुकसान पहुंचाया। ये सुपरनैचुरल चीजें उसके और उसकी बीवी के बीच जागडो, उसके बिजनेस में कमी और उसकी सेहत खराब होने का सबब बनी। एक ऐसी बीमारी जो कभी रिपोर्ट्स में नहीं आई। तो देखो बेटा, लोग कितने अजीब होते हैं। तुझे बारिश के वक्त जो दिखता है, उससे डरने की जरूरत नहीं। ये मखलूक बस जगह बदल रही होती हैं, और ये ठीक है कि तू अंदर रहना पसंद करती है, लेकिन डर मत जान, ये मैं समझा रहा हूँ। इंसान इन चीज़ों से ज़्यादा खौफनाक होते हैं। जमील, 12 मई 2009 डियर डायरी में वादा करता हूँ, और अपने क्रिकेट के प्यार का वादा करता हूँ, और अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं कभी अदनान साहब के एडवेंचर्स में उनका साथ नहीं दूंगा। नॉर्मली मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ और अपना चेकअप करवाता हूँ, लेकिन अदनान साहब के साथ हमेशा कोई भूत वाली कहानी जुर्दी होती है। खुदा, एक आदमी अपने दांत तक चेक नहीं करवा सकता बिना एक डेमन बच्चे को इंसानों पे चूसते हुए देखने के। या अल्लाह माफ कर, मैं कहाँ फंस गया हूँ। या अल्लाह, अदनान साहब मेरे अकेले दोस्त हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे हिम्मत दी कि मैं उनके जिनों और उनकी जिन देखने की काबिलियत से दूर रहूं। ऊपर से, उनकी बेटी, जिसे मैंने अपने हाथ से सेरेलैक खिलाया था, अब स्कूल में रैंडमली जिन दोस्त बनती है, और अगर ये काफ़ी नहीं, तो आज हमारी पजेरो एक नीले रंग के टॉडलर ने हिला दी। एक नीले रंग का बच्चा, चढ़ेल के दूध से पलना बेटी, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे जिस्म वैसा काम करते हैं जैसा हम चाहते हैं। सोच, अगर तू एक ऐसे जिस्म में कैद हो जो तुझे खुद पे हमला करे, या एक ऐसा जिस्म जो तुझे और दूसरी मखलूक को घर दी। आज की कहानी मेरे कॉलेज दोस्त असफांडियार की है, वो आदमी जिसे तेरी अम्मी और जमील अंकल ने साफराज और मिनहल भाभी की शादी पे मिलने से इनकार किया क्योंकि उसकी कहानी उन्हें सबसे ज्यादा डराती थी। खैर, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी डरावनी है। मुझे लगता है कि कभी कभी तेरा रास्ता बस सुपरनैचुरल से टकराता है और तू सजा भुगतता है। कॉलेज के दिन थे, मैं एफएससी कर रहा था और असफांडियार एफए में था। पढ़ता नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़ाहिन था। वो फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहता था और अपना टाइल्स का कलेक्शन डिज़ाइन करना चाहता था। पहले साल हमने एक साथ डॉर्म रूम शेयर किया और दूसरे साल के सारे एडवेंचर्स भी। मुझे नहीं पता कि उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी या नहीं जब वो चला गया, लेकिन वो अपने भाई के कार्पेटिंग बिजनेस में मदद करके अच्छा कर रहा है। जो मॉल टू जाती है, हाँ वही, वहाँ जो कार्पेट शॉप है, वैसी ही उनकी भी है। बेटी, ये सब शुरू हुआ जब जीसी क्रिकेट टीम ने गुजरात जाने का प्लान बनाया। असफांडियार और मैं दोनों एक खिलाड़ी थे और हमारे नाम लिस्ट के टॉप पे थे। हम गुजरात गए मैचेस के लिए और प्रैक्टिस जल्दी शुरू हो गई। क्रिकेट और ट्रिप्स किसी भी पाकिस्तानी लड़के के कॉलेज जिंदगी का दिलचस्प हिस्सा होते हैं। खैर, मैंने अक्सर देखा कि असफांडियार प्रैक्टिस पे नहीं आता था और जब आता तो फ्रस्ट्रेट होता। वो अच्छा नहीं खेलता और फिर कोच से झगड़ा करता। पहले हफ्ते एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब यूज बेंच पे न भेज दिया गया हो। हफ्ते के एंड पे मैंने फैसला किया कि मैं उस लड़के के साथ रूम शिफ्ट कर लूं जो असफो के साथ रह रहा था। मैंने तुरंत सोचा कि शायद उसका ब्रेकअप हो गया हो। मेरा मतलब, मुझे लगता था कि लड़कियां उस वक्त न्यूसेंस थी। मेरा मतलब, बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू ऐसे लड़के से शादी करे जो ऐसा सोचता हो। ऐसे लड़के जो मेरे जैसा सोचते हैं, सिर्फ एक लड़की के लिए दिल से दिल तक जाते हैं, जैसे मैंने तेरी अम्मी के लिए किया और जैसे फरहान तेरे लिए करेगा। असफांडियार बिल्कुल उल्टा था। वो बहुत सुंदर था, वो मॉडल टाइप जो मैगजीन कवर्स पे आते हैं, बिल्कुल वैसा। तो हर दूसरे दिन वो किसी नई लड़की के बारे में बात करता, कभी फातिमा, कभी मैनूर, कभी शबनम, हर कोई। खैर, मैंने सोचा कि आसफो का किसी लड़की से झगड़ा हो गया और इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। मैंने उसके साथ मजाक किया और नॉर्मली हम बहुत फनी मजाक शेयर करते थे। लेकिन इस रात वो गसी में कमरे से निकल गया और चला गया। सुबह हुई, हमें इंटरसिटी मैच के लिए बस पकड़नी थी। असफांडियार, मैं और कुछ दूसरे लड़के दूसरी बस का इंतजार कर रहे थे।
लड़के कैच प्रैक्टिस करने लगे जबकि मैंने अपनी सूरा बुक निकाली पढ़ने के लिए। तू जानती है, जैसे तेरी आदत है एग्जाम्स से पहले दुआस पढ़ने की। तो सन एस्फांडियार और मैं बेंच पे चुपचाप बैठे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। वो लड़कों को खेलते देख रहा था और मैं सूरास पढ़ रहा था। कुछ मिनट बाद, बेटी, उसने अचानक धीरे से कुछ बोलना शुरू किया। अब मुझे गस में बोलना और शांत आवाज में अपने आप से बात करने का फाक पता है। उसका बोलना धीरे धीरे जोर के विस्पर्स में बदल गया और मुझे बीच में रुककर हैरानी से उसकी तरफ देखना पड़ा। मैंने देखा कि उसका चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब था, बीटरूट जैसा लाल, और वो गसी में सांस ले रहा था। उसके चेहरे पे गुस्सा और नफरत बहुत डरावनी थी। उसकी नाक से स्नॉट निकल रहा था, जो तेरी अम्मी के जले हुए पकौड़न जैसा दिख रहा था, और उसकी घूर मेरी तरफ थी। अब बेटा, मैं 19 साल का था, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे सब समझ आ चुका था। बिना बोले, मैं वापस सूराज की तरफ मुड़ गया। पहली लाइन, भारी सांस, दूसरी लाइन, और भारी सांस, तीसरी लाइन, और उसने मेरी सूरा बुक छीन ली और सड़क के पार फेंक दी। बिना उसकी तरफ देखे, मैं तुरंत दौड़कर बुक उठाने गया। जब वापस आया, मैंने देखा कि लड़के उसके आसपास इकट्ठा हो गए थे। एस्फांडियार परेशान था, होश में वापस आया था और दर्द से करा रहा था। उसका हाथ, जिससे उसने मेरी बुक फेंकी थी, गहरा कटा हुआ था और खून निकल रहा था। लड़कों और मैंने वेट वाइप्स से उसके हाथ को बंधा ताकि खून बंद हो, और बस का इंतजार किया। बस में, मैंने जानबूझकर मैज़ा के साथ बैठा। मैज़ा पिछले 4 साल से दूसरे साल में फेल हो रहा था और अब हमारे बैच के साथ था। उसने एस्फांडियार के बड़े भाई को पर्सनली जाना था, तो मैंने उससे एस्फो के भाई से कांटेक्ट करने को कहा। मैंने उससे बताया कि मैंने एस्फांडियार को इतना परेशान कभी नहीं देखा और ये भी बताया कि मुझे लगता है उसका कट कैसे हुआ। यार तू अजीब बातें मत कर, मैज़ा ने जवाब दिया। इसका भाई ठीक ही कहता था। क्या ठीक कहता था? मैंने पूछा, मैज़ा को अपना लंच का बचा हुआ कबाब ऑफर करते हुए। तूने ये कबाब पॉकेट में डाल लिया था। तो और क्या, मैंने कहा। ये लोग दिन में एक बार खाना देते हैं और देखो, मैं बिना अच्छे खाने के खेल नहीं सकता। खैर, तू कबाब ल। तू मुझे बता, तू क्या कह रहा था? यार, इसका भाई बताता था कि आंटी ने इससे खुद दूध नहीं पिलाया। मतलब, इसमें कोई मसाला तो नहीं है, मैज़ा? संतो, उसने कबाब खाते हुए जवाब दिया। आंटी बीमार थी और इससे दूध नहीं पिला सकी, तो गांव से एक औरत मंगवाई थी क्योंकि इसने किसी और का दूध नहीं पिया। वो औरत, अली बताता था कि रात को जब कमरे में जाती थी एस्फो को दूध पिलाने, तो अपनी शक्ल बदल लेती थी। कोई डरावनी डायन जैसी बन जाती थी और अली को बुखार हो जाता था। 2 साल दूध पिलाने के बाद आंटी ने इस औरत को उसकी असली शक्ल में देखा और बेहोश हो गई। औरत को सुबह सबसे पहले निकाल दिया गया, लेकिन एस्फांडियार कभी वैसा नहीं रहा। जैसे साल में 1-2 बार वो अजीब चीजें करता है और फिर भूल जाता है। पिछले साल अली बता रहा था कि एक लड़की जो एस्फो के साथ थी, उसने कहा कि एस्फो घर के हर कमरे में एक ही वक्त पे कुछ करता दिखता था। वो हर जगह था यार, एक हाई वक्त पे। जब तक कबाब खत्म नहीं हुआ, उसकी बात खत्म नहीं हुई। मैंने उसके कंधे पे छपकी दी और हम सब बस से उतर गए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कबाब वेस्ट किया क्योंकि उसकी बातों का कोई मतलब नहीं बना। मैंने सोचा कि भले ही मैं ये चीज़ देख और महसूस कर सकता हूँ, ये बहुत मुमकिन है कि एस्फांडियार मेंटली बीमार हो और कुछ ने उसके इस बिहेवियर को ट्रिगर किया हो। खैर, मैच के 2 घंटे बाद हम जीत रहे थे। सबकी नज़रें मैदान पे जमी थी। एस्फांडियार, जो अभी बैटिंग शुरू किया था, अचानक बैट छोड़ दिया और हवा में उछल गया। जो लोगों ने इस वक्त देखा, वो मेरी आंखों से अलग था। मैज़ा और मेरे बगल में बैठे लड़कों ने दरुद पढ़ना शुरू किया क्योंकि उनके लिए एस्फांडियार हवा से थप्पड़ खा रहा था। कोच ने धमकी दी कि एस्फांडियार को मेंटली अनस्टेबल स्टूडेंट घोषित कर देगा क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि मैदान के बीच में वो थप्पड़ खा रहा था और घबराकर आसमान को देख रहा था। किसी ने सुना कि वो अपने आप से बात कर रहा था, लेकिन मैं, बेटी, देख सकता था कि क्या हो रहा था। मैदान के बीच, एस्फांडियार के बगल में, मैंने एक बहुत लंबी औरत देखी, हमारे गांव के किसी भी बनियानरी से लंबी, हवा में अपने पाँव लटकाए, उसके बाजू बॉल की चौड़ाई से भी ज्यादा चौड़ी।
वो अपने मर्दाना हाथ से एस्फेंट को थप्पड़ मार रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका और मैं खुश हूं कि नहीं देख सका, क्योंकि उसके गायब होने से पहले मैंने उसकी आंखें देखी। मुझे नहीं पता कि वो आंखें थी या नहीं, बेटी। इतनी कसी हुई खाल के साथ, समुंदर से भी ज़्यादा नीले, खुले हुए गोल, ऐसा लगा कि वो कभी भी फट जाएंगे। मैंने अपनी आंखें बंद की, जैसे जमील साहब ऐब करते हैं, और अपना पसीने वाला हाथ माज़ा के हाथ पे रखा। मैं 19 साल का था, बेटा। मुझे इस वक्त अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता था। मैंने कुछ नहीं किया, ना इस वक्त, ना बाद में। एस्फेंडियार इस रात गुजरात छोड़ गया और अगले हाफ्टी कॉलेज छोड़ दिया। हम माइल, बिल्कुल, कई बार बाद में। और उसने मुझे बताया कि सच में उसकी माँ ने यूज़ दूध नहीं पिलाया था, और वो कभी कभी, बहुत कम, एक प्रेजेंस महसूस करता था जो यूज़ लोरी गाती थी और यूज़ जोर से पकड़ती थी। अगर वो आज़ाद होने की कोशिश करता, तो यूज़ दिनों तक कुछ याद नहीं रहता और वो या तो बिस्तर पे बंधा होता या हॉस्पिटल में। तो बहुत आसी तक वो लोरी सुनता था और जब वो जागता, वो औरत चली जाती थी और यूज़ महीनन, कभी कभी सालों तक नहीं सताती थी। उसने इसके बारे में कुछ नहीं किया और मुझे लगता है कि वो आगे भी नहीं करेगा। बेटा, उसने मुझे इससे दूर रहने को कहा और मैंने वही किया। मैं उससे 1 साल पहले उसकी कापट शॉप पे मिला और हमने साथ चाय पी। उसने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसके साथ सुलह कर ली है और मुझे इस पे सवाल नहीं करना चाहिए, और बेटा, कि वो जैसे है, उससे खुश है। हमने नमाज पढ़ी और फिर अली और एस्फेंडियार ने मुझे जमील साहब के घर छोड़ा। तो बेटा, तुझे याद रखना चाहिए कि जबकि ऐसे लोग होते हैं जिनकी तू मदद नहीं कर सकती, वहाँ ऐसी मखलूक भी होती हैं जो मदद नहीं चाहती। देर हो गई है और मुझे यकीन करना है कि हेल्पर ने सेरी के लिए अम्मी के कबाब तला दिए हैं। अब रोज़े भी पूरे करने हैं, वरना मैं तुझे एक ऐसी ही कहानी सुनाता कि कैसे जब तू छोटी थी, तू हमेशा अपने खालू के बारे में बात करती थी, जबकि तेरी ट्यूबा खाला, जैसे तू जानती है, कभी शादी नहीं की। सालों तक मैं चुप रहा, लेकिन तू उस आदमी के बारे में बात करती थी जिसे खाला खुशी से अपने बगल में रखती थी पूरे खानदान के सामने, क्योंकि तू 10 साल की थी और तू जिन्नों और इंसानों में फ़र्क नहीं कर सकती थी। लेकिन हाँ, बहती, ये कहानी किसी और वक्त के लिए। जब जमील साहब आएंगे, फिर साथ बैठ के सुनाऊंगा। वो औरत जो एस्फेंडियार को गाती थमीन तुझे ले जाऊंगी जहाँ तू सच में का है, मेरा आधा बेटा। तू मिट्टी से बना है, लेकिन अंदर तुझमें आग दौड़ती है, क्योंकि तुझे मेरा दूध पिलाया गया और तू सच्चाई से कभी भाग नहीं सकता। जिन दिनों तू अकेला सोता है, अपनी माँ को तुझे जोर से गले लगाने दी। अपने दुख उससे रो, और वो दुश्मन की हड्डियों को खा जाएगी, उनकी आंखें नोच लेगी और उनका देखना छीन लेगी। तेरी माँ तकलीफ में है और प्यार के लिए तेरे पास वापस आती है। और वो इंसान जो तुझे नुकसान पहुंचाते हैं, वो मुकद्दस रात तक नहीं पहुंच सकते। तू अपने झूले में छोटा था और अपने भाई की तरफ इशारा करता था। मैं उससे अपना अंधेरा दिखाती थी, अपने नाखून उसकी खाल में चुभाती थी और उसके सफ़ेद चद्रन को लाल में डुबाती थी। मेरे पास आ, मेरा आधा बेटा। सच्चाई से तू कभी नहीं भाग सकता। मरियम से बात करना बेटा, आज मैं चाहता हूँ कि तू कुछ सुन लिया। मेरा गाला दुख रहा है और दूध सिया शरबत काम नहीं कर रहा, तो मेरी आवाज़ ज़्यादा काम नहीं दे सकती। और इससे पहले कि मैं टाइलेनॉल और तेरी एमी के करवे हर्बल केवे का ओवरडोज कर लूँ, मैं चला जाऊंगा। रिकॉर्डिंग बजाने से पहले, मैं चाहता हूँ कि तू जाने के हमारे साथ पैदा होते हैं कारीन, इनके बारे में सोच जैसे सुपरनैचुरल डॉपलगैंगर्स। जैसे तू और तेरी एक जुर्वान बहन। जब एक इंसान मरता है, कारीन या हमजाद आज़ाद हो जाता है। इंसान की रूह ज़मीन पे वापस नहीं आती, वो ऊपर अल्लाह के पास राखी जाती है और उसका आखिरी मुकाम जन्नत या जहन्नम होता है। कारीन, लेकिन ज़मीन पे वापस आ सकता है। चंकी एक हमजाद ने अपनी पूरी जिंदगी इस इंसान के साथ गुजारी होती है, वो इस इंसान को अंदर से जानता है। उसकी सारी राज, सारी यादें और ख्वाहिशें। वो क्या चाहता था, क्या नहीं कर सका, और सबसे ज़रूरी, किस हालात में उसकी मौत हुई। ट्यूनी सुना होगा कि अक्सर जब कोई गुजर जाता है, लोग कहते हैं कि उन्होंने इस इंसान को देखा, महसूस किया या उससे बात की। ये मरहूम की रूह नहीं होती, ये उसका हमजाद होता है।
एक जवान लम्स ग्रेजुएट नताशा 2015 में मरियम के कारीन के कब्ज में आ गई। ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये हुआ। मरियम नताशा की एक करीबी जवान रिश्तेदार थी और उसकी मौत बहुत नामुनासिब तरीके से हुई। ए फ्लैट बेटा, ये वजह है कि मैं तुझे इतना करीब रखता हूँ और तुझे अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देता, क्योंकि मुझे तुझ पे भरोसा है, लेकिन दुनिया पे नहीं। बाहर वैशी लोग हैं, और जब मरियम जिंदा थी उसकी माँ ने ऐसा एक भी रिहम जानवर अपने घर में घुसने दिया। मैं तुझे वो रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ जहाँ नताशा सो रही है, लेकिन उसका जिस्म जाग रहा है, और मैं मरियम से बात कर रहा हूँ ताकि उसकी कहानी जान सकूँ, इससे पहले कि मैं नताशा पे रुकिया करूँ और यूज़ मरियम के कब्ज से साफ करूँ। कभी कभी ये मखलूक बदला मानती हैं बेटी, कभी वो चाहती हैं कि उनकी कहानी सुनाई जाए। जमील अंकल और मैंने जाना कि मरियम एक अच्छी बच्ची थी, और फिर भी उसकी मौत ऐसी हुई जो वो डिजर्व नहीं करती थी। जमील साहब और मैंने यूज़ निकाल दिया बेटा, लेकिन जब हमने उसकी कहानी सुनी, हर रोज़ मेरा दिल डूबता था जब तू घर से बाहर होती थी, जब तक तू वापस नहीं आती थी। और सालों तक ये जमील साहब को इतना सताता था कि वो शायद ही कभी सोता था। मैंने कारपेट को तेजी से रगड़ा। वहाँ अब भी एक चमकदार मरून दाग था जो फर में समा गया था और साफ होने से इनकार कर रहा था। ये अन्नी का घर में पसंदीदा कारपेट था। अगर वो किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर थी तो वो थी अपने कमरे की सफाई। मेरे जहन में तस्वीर साफ है। मैं नहीं चाहता कि तू डिटेल्स छोड़ी। हम इससे पूरा जाएंगे मरियम, जब तक तू रुक के एंड तक नहीं पहुंचती। याद रख, मैं यहाँ नताशा के लिए नहीं, तेरे लिए हूँ। मैंने थ्रेड्स के साथ छेड़छाड़ जारी रखी जब तक कि मैंने हिम्मत जुटा के कारपेट को उसकी आईब्राउ सिजर्स से ट्रिम किया ताकि छोटी डिटेल्स उसकी बाज आंखों से छूट जाएं। मैं उठा और अपने आप को धोया। पहले महीने मेरे जिस्म पे पानी बहना काम कर गया था। मुझे गंदगी गायब होती महसूस हुई थी, लेकिन 20वीं बार के बाद मेरा जिस्म अब भी थका हुआ महसूस होता था। तुम्हें पता है, तुम केलॉग्स एक बोल में खाते हो और नाश्ते के बाद यूज़ धोते हो, वो बिल्कुल साफ होता है, लेकिन कुछ महीने बाद उसका रंग धीमा पड़ने लगता है। तेरा जिस्म कोई बोल नहीं है मरियम। अम्मी कभी नोटिस नहीं करती थी, मैं हमेशा चडरून को साफ रखती थी, लेकिन मैंने अपने टीचर को कहा कि ये एक्ट कारपेट तक महदूद ना करे। अगर मैं ब्लीड करती थी तो यूज़ साफ करना मुश्किल था। वो नहीं सुनता था। मैं ना समझती कि सोचती थी कि वो कुछ भी सुनेगा जब मैंने उसके चेहरे पे मॉस्किटो रैकेट से थप्पड़ मारा था। वो एक जानवर था, लेकिन देखो, मैंने हार मान ली थी। मैंने उस ब्रूटैलिटी के आगे झुक लिया था जिसने मुझे हमारे नाजत देने वाले के वजूद पे सवाल उठाने पे मजबूर किया, और मैंने उस बेरामी के आगे झुक लिया था जिसने मेरे जिस्म की हर नर्व को दर्द दिया। पहली बार का बयान कर। ये बहुत ज़रूरी है कि तू कोई हिस्सा ना छोड़। ट्यूनी कहा था कि जब तू सब कुछ निकाल देगी तो तू उस जिस्म को छोड़ देगी जिसका ट्यून हालात कब्जा किया है। ये मेरी 8वीं सालगिरह के एक दिन बाद था और मुझे दुबई से आर्ट्स और क्राफ्ट सप्लाईज भेजे गए थे। मेरे अब्बू को मेरे स्केचेस बहुत पसंद थे। उस दिन मैंने उनका एक स्केच बनाया था, पीछे एक लंबी बिल्डिंग के साथ। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने इज़मीन पेस्टल्स से रंग भरा होता तो बेहतर होता, तो उन्होंने वो भेजे। अम्मी अपनी दोस्तों के साथ चली गई थी, सब बॉबी को अंदर आने देने के बाद। उसका नाम बॉबी नहीं था, मुझे याद नहीं कि क्या था, लेकिन मुझे याद है कि मैंने उससे अपनी माँ के बेडरूम की खिड़की से मोटरसाइकिल पे जाते देखा, जिसमें BOBBY उसकी ब्लैक नेम प्लेट पे एंग्रेव्ड था। वो आखिरकार धीमा पैद गया, लेकिन नाम अब भी समझ में आता था। ये वो दिन था तेरी सालगिरह के बाद। सालगिरह के एक दिन बाद मेरे पास नए ऑयल पेस्टल्स थे। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं एक्साइटेड से ज़्यादा खुश थी, और जब सर बॉबी आया मैं मुश्किल से चुप बैठ सकी। उसने मुस्कुराया, एक ऐसी स्मर्क जो उसके टेढ़े दांत दिखाती थी, और वो मेरे सामने बैठ गया। उसने तुरंत मेरी खुशी के बारे में पूछा। मैंने उससे अपने नए 50 शेड्स के ऑयल पेस्टल्स के बारे में बताया। मैंने पूछा कि क्या मैं उन्हें दिखा सकती हूँ। उसने सर हिला के ना कहा। मैंने वापस मुस्कुराते हुए कहा कि वो वेज भी अम्मी के कमरे में है, और उन्हें पसंद नहीं जब मैं वहाँ जाती जब वो घर पे नहीं होती। मुझे अब भी उसकी आंखों में वो क्यूरियोसिटी याद है। जब मैंने अपना होमवर्क खोला
उसने अपना फैसला बदल दिया। उसने आखिरकार ऑयल पेस्टल्स देखना चाहा। उसने कहा कि हम पहले ही लेट हो चुके हैं और वो मेरे साथ कमरे में आएगा। जारी रख। इस दिन मैंने अपने ऑयल पेस्टल्स तोड़ दिए। वो मेरे नीचे कुचल गए थे। वो रंगहाई वो चीज थी जो जानती थी कि इस दिन क्या हुआ था। इस दिन क्या हुआ? तुम्हें पता है क्या हुआ? दुनिया को बता के क्या हुआ? अम्मी को बता के क्या हुआ? छोड़, डर मत। मैं नहीं डरता, मैं खौफज़दा हूँ। उसके काले ग्रीसी कावे जेजी बाल पीछे सनवारे हुए द ताकि एक साफ लुक द, लेकिन वो फिर भी खतरनाक दिखता था। उसकी अनफॉरगिविंग आंखों में कुछ था। उसके कठोर हाथ ने मेरा चेहरा ढक दिया और उसके हाथ की खुशबू पेट्रोल जैसी थी। एक 8 साल की बच्ची के लिए बहुत कन्फ्यूजन थी। मुझे याद नहीं कि मैंने पहली बार इसका मुकाबला किया या नहीं। मैंने चीखा, मैंने चिल्लाया, मैंने भीख मांगी, लेकिन वो चीखें वापस घूम आई। और बस मैं वहां लेटी थी, ठंडी और बेहोश, एक गर्मी के दिन पे। मेरा चेहरा चीख और आंसुओं के मिक्सचर से ढाका हुआ। क्या इस दिन कुछ और हुआ? हाँ, एमी ने मुझे तोड़े हुए पेस्टल्स के लिए डांटा। एलाई हाउस बेटा, ये घर हमने बनाया, मेरे भाइयों और मैंने, जब तू कॉलेज में थी। हम हमेशा शहर से दूर, अपनी फैक्ट्री के करीब और सबसे ज़रूरी, एक साथ रहना चाहते थे। जमील और मैंने हमेशा हॉन्टेड हाउसेस के केसेस देखे हैं, लेकिन अगर मैं कोई खास केस तुझे सुना सकता हूँ, तो वो एलाई हाउस का होगा। 1999 में मिस्टर और मिसेस एलाई अपने बेटे और उसकी बीवी के साथ दुबई चले गए। मैंने उन्हें 2-3 बार मिला था क्योंकि मिस्टर एलाई तेरे दादा अबू के करीबी दोस्त थे, और मुझे याद है कि जब मैं लंदन जा रहा था, बड़े अबू और मिस्टर एलाई में कुटो को घर में रखने के बारे में थोड़ी बिहाज हुई थी। खैर, 2006 में, 7 साल बाद, मुझे मिसेस एलाई का एक परेशान कून कॉल आया कि जब से वो पाकिस्तान वापस आए हैं, घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मैं वहाँ सालों से जाता रहा था और एक बार भी मुझे कोई बुरा ऑरा या नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि शायद कोई और मसला हो। जमील साहब और मैं अगले सुबह उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद वहाँ गए। तेरी अम्मी साथ आने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इस वक्त वो तेरे जमील अंकल से भी ज़्यादा डरपोक थी, तो मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ आए। जमील और मैंने तुझे और तेरी अम्मी को तेरी नानो के घर छोड़ा। एलाई हाउस पे पहुंचाई। मुझे तुरंत एक साथ बहुत सारी एनर्जीज महसूस हुई। अब बेटा, ये बहुत अजीब था क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज का मतलब था कि घर में मल्टीपल मखलूक थी। मुझे हर तरह की आवाज़ें सुनाई दी रही थी। मुझे याद है कि इतनी सारी थी कि जमील को मुझे 2 टैबलेट्स देनी पड़ी ताकि मैं फोकस कर सकूं। बेटा, हर तरह की आवाज़ें। अदनान क्यों न आया है? अदनान, सुन रहा है मुझे? अदनान, ऊपर आ जा। अदनान, ये हमारा घर है। अंकल, मेरे अबू कहाँ हैं? दोनों कानों के दोनों तरफ छोटी छोटी विस्पर्स आ रही थी। मुझे याद है एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज़ और एक बच्चे की हंसी भी सुनाई दी। मिस्टर एलाई ने जिद की कि हम करीबी रेस्टोरेंट में बात करें, लेकिन मैंने इनकार किया और उन्हें बताया कि उन्हें मुझे सब कुछ बताना होगा इससे पहले कि टैबलेट्स का असर खत्म हो, और तभी मैं अपने आप को काम में ला सकता हूँ। मिसेस एलाई मजहबी औरत नहीं थी, तो मैंने सोचा कि उनके घर में कुरान नहीं होगा। उनके पास एक इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला कुरान था, लेकिन वो सिर्फ तर्जुमा था। तो जब मैं मिस्टर एलाई की कहानी सुन रहा था, मिसेस एलाई और जमील पड़ोसी के घर कुरान लेने गए। जब हम घर छोड़ते, मिस्टर एलाई ने समझाया, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पर दादा इस घर में रहे, मेरे वलीद ने अपनी पूरी जिंदगी इस घर में गुजारी, और फिर भी कभी कोई डरावनी चीज नहीं हुई। मैं आपकी बात की तस्दीक कर सकता हूँ, मैंने जवाब दिया। दरअसल मुझे भी कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। ये एक बड़ा घर है और मैं ज़्यादातर कमरों में गया हूँ, और ना तो मेरी सन की काबिलियत से, ना देखने की काबिलियत से कुछ पकड़ा गया। तो जो भी ये है, पहली बात ये बहुत है, और दूसरी बात मैं तभी समझ सकता हूँ जब मैं इससे बात करूँगा। मिस्टर एलाई ने सर हिलाया। चाय लोगे? हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया है अगर ठीक है तो। इतना तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं थी एलाई साहब। तकल्लुफ़ की बात नहीं, तेरे वलीद मेरे खानदान के सबसे ज़्यादा इज्जत वाले आदमी थे, और तू हमेशा एक अच्छा दोस्त रहा है। इतनी देर में इतना समझ गया हूँ कि अच्छा खाना ही अदनान साहब को खुश कर सकता है।
मैं हंस दिया। बेटी, जैसे तेरी एमी कहती है, भूतों का तो पता नहीं, लेकिन अदनान खाने का देसी गॉर्डन रामजी है। खैर, एलाई साहब ने कहानी जारी रखी। हमने घर को बहुत अच्छी हालात में छोड़ा था। लोग इससे रेंट पे लेना चाहते थे, लेकिन हमने इनकार किया क्योंकि हमें नहीं पता था कि मैं और मेरी बीवी अपने बेटे और पोते के साथ रहेंगे या वापस आएंगे। हर महीने एक हेल्पर को घर साफ करने के लिए रखा जाता था, लेकिन लगभग 2004 में मुझे फ़ोन आया कि वो भाग गया। मैं और मेरी बीवी 2005 में पाकिस्तान वापस आए। ट्यूनी मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आए हो? मैंने सोचा कि तुम कुछ महीने पहले वापस आए। बस परेशान रहे हैं, लेकिन इतने नहीं द जितने ऐब हो गए हैं। जब हम आए, तुरंत मैस शुरू हो गए। खाना गायब होने लगा, नौकर भाग गए, मेरी बीवी को दुगुना खाना बनाना पड़ता ताकि हमारा खाना छुआ ना जाए। फ्रेम्स टूट जाते, कापट्स अजीब तरह से आग पकड़ लेते। एक दिन मेरी बीवी ने एक जवान औरत को हमारे बेडरूम के शीशे के सामने उसकी लिपस्टिक लगाते देखा। मेरी बीवी ने हिम्मत करके पूछा कि वो वहाँ क्यों थी और क्या चाहती थी, जिस पे इस औरत ने जवाब दिया, तुम तो अपने पति के लिए टाया होती नहीं हो, मुझे तो होने दो। वाह, मैंने जवाब दिया, ये बहुत कुछ है, लेकिन अगर उसने पति शब्द इस्तेमाल किया तो वो हिंदू हो सकती है। वो औरत जो तेरी बीवी ने देखी। हाँ, अदनान साहब, पिछले मुफ्ती जो आए थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम जिन हमें चैन से जीने नहीं दे रहे क्योंकि हम उतने मजहबी नहीं हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि हमारा ड्राइवर सुबह जगने पे अपने जिस्म पे निशान के साथ उठा क्योंकि उसने नमाज नहीं पढ़ी। मुस्लिम जिन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और कभी कभी वो इंसानों को अपनी प्रेजेंस महसूस कराना चाहती हैं, लेकिन वो इंसानों को चोट नहीं पहुंचाती। सिर्फ कोई खतरनाक चीज हाई तेरे ड्राइवर को कट्स दे सकती थी। खैर, मैंने चाय पीते हुए कहा, प्लीज जारी रखो। लगता मैं एक बूढ़ी औरत के रोने और एक बच्चे के डांटी जाने की आवाज सुन रहा था, और मिनट बार मिनट मेरे नर्व्स को शांत करना मुश्किल हो रहा था। ये मेरा पहला वक्त था इतनी सारी पैरानॉर्मल मखलूक से डील करने का, और मुझे वो और भी समझ नहीं आ रहा था जो मैं महसूस कर रहा था। कभी वो न्यूट्रल थी, कभी मुझे गले में बाइल चढ़ती महसूस होती, और एक बार जब चाय आए मेरे चेहरे पे जास्मिन की खुशबू वाली हवा का झोंका भी आया। मेरी बीवी ने इस औरत को दोबारा नहीं देखा, लेकिन एक बार जब उसने स्टोर रूम खोला यूज साफ करने के लिए, उसने एक अजीब शक्ल वाली औरत को अपने बच्चे को दूध पिलाते देखा, और वो औरत इतनी गसी में थी कि मेरी बीवी ने दरवाजा खोला कि जब तक मेरी बीवी अपने कमरे में वापस आई, सब कुछ उल्टा पुलट हो चुका था। यहाँ तक कि साइड टेबल भी आधा टूट चुका था। हमें कहा गया कि हर दरवाजा खोलने से पहले अस्सलामुअलैकुम कहना है, अपने ही घर के दरवाजों के लिए। लेकिन ये भी मदद नहीं किया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।